एवरीवन, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेट्स अज्यूम our bones are just like a steel rod, strong yet flexible। जो चीज जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसके टूटने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं मेजर बोन्स में, जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स है, उनके अंदर बहुत मेजर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर। स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ये दो अलग अलग चीजें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ना किसी की वीकनेस नहीं होती, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब तूफान आता है तो जो पेड़ लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो झुक जाते हैं वो रह जाते हैं, पर जो अकड़ के खड़े रहते हैं ना वो पेड़ टूट जाते हैं तूफान में। और ऐसा ही बॉडी में होता है। जो बोन फ्लेक्सिबल्स होते हैं ना उनमें बड़ा कम फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। बच्चों की बोन होती है जैसे, वो भी फ्लेक्सिबल होती हैं, उनके अंदर भी फ्रैक्चर के चांसेस बड़े कम रहते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर। कैसे कैसे बच्चे हो आप लोग हैं। मुझे डीएम आया कि मैम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया आपने, उसको रिलैक्स तो करवाया ही नहीं। अरे भाई तुम करा लो उसको रिलैक्स। करना क्या है उसमें, ब्रेन को बोलो कि एसीएच को रिलीज करना बंद कर देगा। जब न्यूरॉन्स एसीएच बंद कर देंगे रिलीज करना, तो जो उनके रिसेप्टर है वहां पे एसीएच आएगा ही नहीं। एसीएच नहीं पहुंचेगा तो सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स के बंद होने पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम नहीं सेक्रीट करेगा, और जैसे ही कैल्शियम बंद हो जाएगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की दादागिरी फिर से शुरू हो जाएगी। वो क्या करेंगे, एक्टिन मायोसिन को मिलने ही नहीं देंगे, उनके प्यार के बीच में फिर से पत्थर लगा देंगे। तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। खुद से कर लो भाई इसको रिलैक्स। कब तक कॉन्ट्रैक्ट रखोगे, जाके पढ़ते रहेंगे गाल पे। चलिए फ्रैक्चर शुरू करते हैं। ब्रेक इन द ऑफ अ बोन, किसी भी हड्डी की कॉन्टिन्यूटी के अंदर, उसकी रेगुलरिटी के अंदर जो ब्रेक हो जाता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। मे बी इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से हड्डी नहीं टूटी, कंप्लीट का मतलब होता है पूरे तरीके से टूट गई है। कंप्लीट जो होते हैं वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए हम फ्रैक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मुझे नांगलोई से, बहादुरगढ़ से डीएम आ रहे थे कि मैम सेकेंड ईयर के टॉपिक्स करा दो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, वो नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन में। तो हम क्या करेंगे, जो जो सिस्टम हम फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन में पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने मस्कुलोस्केलेटल कंप्लीट किया है, उन्हीं के डिसऑर्डर्स को हम कंप्लीट करते रहेंगे साथ साथ। बट ये मत समझना कि फ्रैक्चर को सेकेंड ईयर वाले बच्चों को ही पढ़ना है, फ्रैक्चर फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी जरूरी है। बहुत बार आया हुआ है फर्स्ट ईयर पे शॉर्ट में। क्लियर है। और हाँ, और बोन्स को ना मैंने जो छोटी छोटी जैसे फीमर हो गया, क्लेविकल हो गया, ह्यूमरस हो गया, इनको मैंने अपनी शॉर्ट्स में बोन डे एपिसोड में बता दिया है। इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में भी करा दूंगी मैं एक बार, सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन रहता है डिस्क्रिप्शन। चलिए अभी हम देखते हैं फ्रैक्चर हो गया ये। उसके बाद आती है इटियोलॉजी क्या रहेगी फ्रैक्चर की। इटियोलॉजी या कॉजेस क्या रहेगी। इटियोलॉजी को हम कॉजेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रैक्चर का कॉज रहेगा वो रहेगा ट्रॉमा। ट्रॉमा किस टाइप का, कोई आरटी हो गया है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या फिर फॉल है कहीं से, लड़ाई झगड़े में भी चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी फ्रैक्चर होता है। सेकेंड होता है इसका पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कॉज में ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, इसकी वजह से जो रहता है फ्रैक्चर उसे भी हम पढ़ते हैं। थर्ड होता है स्ट्रेस और फटीग।
इसमें स्ट्रेस का मतलब है किसी भी बॉडी के एक पार्ट पे, किसी एक बोन के ऊपर जब कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ती है, वो किस में रहती है? मेनली स्पोर्ट्स पर्सन में और सोल्जर्स में। देखिए 15 अगस्त है आज और सोल्जर्स की भी बात आ गई। सोल्जर्स जब कोई वार चल रहा होता है या उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक सेम पोजीशन में काफी टाइम तक ट्रेन करते रहते हैं उनको। तो जब एक सेम पोर्शन पे बार बार फ्रिक्वेंटली एक स्ट्रेस आ रही है तो वहां पर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में सबसे पहला जो बेसिस रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्किन एज इट इज है, उस फ्रैक्चर को तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर, और जिसके अंदर स्किन इंटीग्रिटी टूट गई है उसे हम कहेंगे ओपन फ्रैक्चर। मतलब कोई ओपन वुंड हो गया है, और ये ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा? इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ओपन वुंड हो गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं और बोन तक इन्फेक्शन होने के चांसेस डायरेक्ट ज्यादा रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सेकेंड कौन सा रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। पैटर्न के बेसिस पे क्या रहेगा? पैटर्न के बेसिस पे सबसे पहला जो हम टाइप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स मेनली देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, बीमारी वाली कंडीशन में। पैथोलॉजिकल मैंने ऊपर बताया नहीं क्या? पैथोलॉजिकल होता है जैसे मान लो बॉडी के अंदर कैल्शियम विटामिन D3 की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसे बोलते हैं, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें इतना कमजोर हो गया है इंसान की हल्की सी चोट से, हल्की से कहीं पे भी उसको लग गई है चलते चलते भी, उससे भी उसको फ्रैक्चर हो गए। या फिर एक कंडीशन आती है ऑस्टियोपोरोसिस, हम आगे पढ़ेंगे उसको, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की कंडीशन है। उसमें क्या होता है? हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि ऑटोमेटिकली टूटने लग जाती है। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसके अंदर होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मेनली क्या होता है? देखो सपोज इट ये बोन है, ये जो बोन है ये इस तरीके से बीच में से टूट गई तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर पढ़ते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक के अंदर ये बोन ऐसे टूट गई है, ये होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक में भी आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और एक पढ़ेंगे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि जो हड्डी है वो टूट के अलग हो गई है, उसके दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग हो गए। नॉन डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि वो जो पार्ट है वो इंटैक्ट है, अभी भी टूटे हुए हैं बट इंटैक्ट हैं, अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है इसके अंदर स्पाइरल। इसमें जो ये बोन है ये एस शेप में टूटती है इस तरीके से, इसका जो ओरिजिन होता है और जो एंड होता है ना वो सेम होते हैं स्पाइरल के अंदर। देन डी आता है इसमें कम्युनिकेटेड। एक और हड्डी बना लेते हैं, हम उसी को तोड़ते रहेंगे क्या? कम्युनिकेटेड के अंदर मान लो ये बोन यहाँ से टूट गई है तो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, उसका मतलब होता है कम्युनिकेटेड कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई है। देन ई हम पढ़ते हैं इसके अंदर ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक जो होता है वो कॉमन होता है चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर। और ग्रीन स्टिक में क्या रहेगा? मान लो ये पोर्शन है हड्डी का, कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा टूट गया है, ये होता है ग्रीन स्टिक। ठीक है, देन एफ में आएगा कंप्रेस्ड, EFG, जी आएगा डिप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है कोई भी बोन टूटी है और उसने एक इनर फोर्स दे दिया है, अंदर की तरफ टूट गई है। ये सबसे कॉमन होती है हमारी स्पाइन के अंदर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके अंदर सबसे कॉमन होती है ये वाली फ्रैक्चर। देन आता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड के अंदर क्या होगा? हड्डी टूट गई है और वो क्या किया? उसने बाहर की तरफ एक फोर्स दिया है,
बाहर स्किन में भी हो सकता है इंटीग्रिटी उसकी खराब कर दे ये मेनली हमें देखने को मिलता है स्कल के फ्रैक्चर में। जब स्कल की मतलब हमारे इसकी क्रेनियम की हड्डियां टूटती है ना, तो ये डिप्रेस तरीके से टूटते हैं, कोई भी फोर्स डला और ये बाहर की तरफ बल्ज करती है, और ये इसके ऊपर फोर्स डला तो ये अंदर की तरफ बल्ज करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अब यहाँ पे ना दो टाइप और रह गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ये पैटर्न बेस्ड थे, अब आएंगे स्पेशल फ्रैक्चर। अब क्या आएगा? स्पेशल फ्रैक्चर। स्पेशल फ्रैक्चर के अंदर सबसे जो पहला रहेगा वो रहेगा एवल्जन और दूसरा रहेगा इम्पैक्टेड। एवल्जन का मतलब होता है बेटा, मान लो मेरी उंगली है, फिंगर है, इसके अंदर फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ से ना पहले टेंडन और लिगामेंट खराब होंगे या फिर मसल फेसिया खराब हो रहा है, वो टियर हो रहा है, तो टेंडन, मसल फेसिया या फिर लिगामेंट की वजह से अगर कोई पोर्शन है उसका फ्रैक्चर होता है तो उसे हम कहते हैं एवल्जन। और इम्पैक्टेड का मतलब होता है कि कोई हड्डी टूट गई है, मान लो ये बोन टूट गई है, ये इसका एक ब्रोकन एंड है और ये इसका दूसरा ब्रोकन एंड है, दोनों ब्रोकन एंड्स एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं, जब एक दूसरे के अंदर क्रॉस कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्चर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। जो फ्रैक्चर है वो कैसे क्लिनिकली मैनिफेस्ट करता है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप में से किसी को भी फ्रैक्चर हुआ होगा या किसी के रिलेटिव वगैरह को घर में किसी को हुआ होगा तो वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं फ्रैक्चर के। सबसे पहला जो सिम्टम रहता है वो रहता है पेन। पेन जो होता है वो कैसा होता है? शार्प एंड सीवियर। कैसा पेन होता है? शार्प होता है और सीवियर होता है। ठीक है, देन इसके अंदर क्या होगा? स्वेलिंग होगी और ब्रूशिंग भी हो सकती है। ब्रूशिंग का मतलब होता है रेडनेस, ये भी रहेगी। देन इसके अंदर और क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन होगा या लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाएगा। जैसे हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे उस पोर्शन को, उस पार्ट को, तो वहां पर क्या होगा? पेन होगा, हम उसको ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है एक साउंड जिसे हम कहते हैं क्रेपिटस। ये साउंड मैंने जब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ाया था तो बताया था, जो भी फ्रैक्चर्ड बोन है उसके ऊपर जब हम ऐसे 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 टैप करके देखते हैं ना तो एक ग्रेटिंग साउंड सुनाई देता है हमें, जैसे कोई भी कर 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 का साउंड सुनाई देता है, जिसे ग्रेटिंग साउंड कहते हैं। इसे हम बोलेंगे क्रिप्टस। क्या बोलेंगे इसे हम? क्रिप्टस। ठीक है, देन इसके अंदर एक आता है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? या तो यहाँ पे एंगुलेशन हो गई है, अलग से बोन का कोई एंगल बन गया है, या फिर इसके अंदर होती है शॉर्टनिंग। क्या होगी? शॉर्टनिंग। जो भी पार्ट पोर्शन है, स्पेशली लिम्स के फ्रैक्चर में होता है, हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें हल्की सी शॉर्टनिंग फील होती है। ये है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फ्रैक्चर के। सबसे पहले पेन होगा, शार्प एंड सीवियर, देन स्वेलिंग, ब्रूशिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, क्रिप्टस, एक साउंड सुनाई देगा, और डिफॉर्मिटी में क्या रहेगी? एंगुलेशन और शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब। उसके बाद हम इसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव साइन सिम्टम हम देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि एक्चुअली हुआ क्या था, और देन उस पोर्शन का एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में हमें फ्रैक्चर कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं। क्लियर है? उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेटा मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट में सबसे पहले जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा फर्स्ट एड मैनेजमेंट, कि अगर आप घर पे हैं, आपको पता है तो क्या मैनेजमेंट रहेगी। फर्स्ट एड के अंदर हम एक डू नॉट हार्म वाला प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि चलो इसको फ्रैक्चर तो हो गया है, अब इसको ना और ज्यादा इंजरी नहीं देनी है किसी भी कीमत पे, डू नॉट हार्म। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इमोबिलाइजेशन। हम उस पोर्शन को इमोबिलाइज कर देंगे। इमोबिलाइज the part by using
स्प्लिंट, कोई भी सहारा उसको देके स्प्लिंट लगा के उस पोर्शन को क्या कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे। सेकेंड आएगा ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग, इफ ओपन वुंड प्रेजेंट, अगर ओपन वुंड प्रेजेंट है तो हम वहां पे कपड़ा लगा के हल्का सा यहाँ पे ऐसे प्रेशर देंगे और ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा ब्लीड कर गया तो शॉक में जाने के चांसेस पेशेंट के रहते हैं। देन डोंट ट्राई टू पुश द पार्ट्स, डोंट ट्राई टू पुश द फ्रैक्चर्ड पार्ट, फ्रैक्चर्ड पार्ट को वापस उसकी जगह पे लाने की कोशिश घर पे बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको आप लोग खुद से ही खींचने लग गए हो ताकि वो प्लेस पे आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। और देन लास्ट में करना होता है हमें सेफली ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल, सेफली पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए ट्रांसपोर्ट कराना होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो हम घर पे करेंगे। क्या क्या करेंगे, डू नॉट हार्म प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देंगे, ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसे पुश करने की कोशिश, अंदर धकेलने की कोशिश नहीं करेंगे और सेफली पेशेंट को जो है हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट। क्या देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मेनली फॉलो करती है 3 आवर्स। क्या फॉलो करती है मेडिकल मैनेजमेंट, 3 आवर। 3 आवर के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन में ये डिसाइड करना होता है कि ओपन होगा रिडक्शन या फिर क्लोज होगा। ओपन रिडक्शन का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल गए, आपने देख लिया फ्रैक्चर है, उसको हल्की सी खींच लगाएंगे और कास्ट अप्लाई कर देंगे। देन एक एक्सरे रिपीट कराएंगे कि वो बोन ठीक से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, और कास्ट की फिर टाइमिंग होती है 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए रखेंगे, इतने में बोन जो है वो हील हो जाएगी। ठीक है। क्लोज रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉरी ये था क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन में होती है सर्जरी। क्लोज रिडक्शन में होता है कि अंदर के अंदर ही आप लोगों ने हल्का सा खींच के उसको सेट कर दिया है। ओपन के अंदर क्या करते हैं हम, सर्जिकली उसको ठीक करते हैं। देन सेकेंड आता है इसके अंदर रिटेंशन। रिटेंशन में हमें क्या करना होता है, रिटेंशन में हमें करने होते हैं मेंटेन अलाइनमेंट अंटिल हीलिंग, मेंटेन अलाइनमेंट अंटिल हीलिंग। जब तक हीलिंग नहीं हो जाती है तो अलाइनमेंट उसके मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। और वो मेंटेन कैसे रहेंगे, वो रहेंगे अगर आप लोगों ने क्लोज रिडक्शन करवाया है तो हम क्या करेंगे, कास्ट, स्प्लिंट और ट्रैक्शन ये लगा करके इसको रिटेन कर सकते हैं। और अगर ओपन रिडक्शन किसी का हुआ है तो इसमें क्या क्या लगते हैं, स्क्रू लगते हैं, प्लेट्स लगती हैं और रोड्स लगती हैं, डिपेंड ऑन द बोन, किस बोन का फ्रैक्चर है ये लगते हैं। ये होता है रिटेंशन। देन बात की जाए कि थर्ड आर क्या रहेगा, तो देखो इसको थोड़ा उधर सरका के हम यही लिख देते हैं। थर्ड जो आर रहेगा वो रहेगा रिहेबिलिटेशन। उस पार्ट के फंक्शन को, उसकी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या करे, फिजियोथेरेपी करवाए, एक्सरसाइज वगैरह उसकी करवाए, जो आता है रिहेबिलिटेशन के अंदर। तो हम मेडिकली ये 3 आर फॉलो करते हैं, पहला रिडक्शन, सेकंड रिटेंशन और थर्ड क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन। रिडक्शन में 2 रहेंगे, ओपन और क्लोज। ओपन सर्जिकली होगा, क्लोज में हम अंदर ही हल्का सा खींच के और उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेडिकल मैनेजमेंट फ्रैक्चर की। अब बात की जाए यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी फ्रैक्चर की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट किस किस की करेंगे, पेन असेस करेंगे, स्वेलिंग असेस करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, न्यूरोवस्कुलर असेसमेंट करेंगे वहां की। और इसके अंदर आप क्या क्या असेस कर सकते हैं, सोचिए जरा।
न्यूरोमस्कुलर के अंदर हम सर्कुलेशन असिस्ट करते हैं। देन क्या करेंगे, सेंसेशन, सेंसेशन कितनी है उस पार्ट के अंदर, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा बताएं मुझे कमेंट करके, क्या क्या कर सकते हैं। पेन, स्वेलिंग, सर्कुलेशन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मूवमेंट देखेंगे किसकी, डिस्टल पार्ट की। ठीक है, एक असेसमेंट इसके अंदर होती है, इन्फेक्शन की असेसमेंट करेंगे या फिर वुंड केयर देखेंगे, वुंड की असेसमेंट करेंगे अगर ओपन फ्रैक्चर है तो। इसके बेसिस पे होती है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट, इस असेसमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्नोज एंड मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला जो हमारा डायग्नोज रहेगा वो रहेगा पेन रिलेटेड टू इंजरी, इंजरी से रिलेटेड पेन है पेशेंट को, तो इसके अंदर क्या किया जाए, सबसे पहले तो एनाल्जेसिक्स दी जाए। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स, और हमेशा याद रखना खुद से नहीं देने होते हैं, एनाल्जेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है वो एनाल्जेसिक देने होते हैं। भाई ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये 5 साल के एमबीबीएस करते हैं, देन 3 साल की इनकी स्पेशलिटी होती है, एमडी होती है, और फर्दर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी होती है 2 साल की। और ये एमबीबीएस में एनरोल होने के लिए, एमडी में एनरोल होने के लिए, और या फिर डीएम में एनरोल होने के लिए इनको एंट्रेंस क्लियर करने पड़ते हैं। तो हम लोग उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं खुद से। वो लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, उन्हें एक्चुअली एक्शन ऑफ मेडिकेशन पता होता है, ऐसे ही किसी के भी नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है। तो जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, ये उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा एनाल्जेसिक किस पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। वो उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे एनाल्जेसिक्स देते हैं। जैसे अगर किसी को पास्ट में किसी एनाल्जेसिक से एलर्जी है तो वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसे सपोजिट बच्चे हैं, बच्चों में वायरल फीवर भी हो रखा है फ्रैक्चर के साथ साथ, तो हम एस्पिरिन एडवाइस नहीं कर सकते, इट मे कॉज रेज सिंड्रोम। मैंने आप लोगों को बहुत सारी जो ड्रग्स है वो हमारे 1 ड्रग 3 फैक्ट के एपिसोड्स में बताया है। एस्पिरिन के बारे में मैंने बताया था, पेन किलर का भी काम करती है वो। ठीक है, बट वो ब्लीडिंग प्रोफाइल को भी तो डिस्टर्ब करती है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, खून को पतला करने का काम भी करती है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से हमें एनाल्जेसिक वही देनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी हो पेन रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को मतलब सहारा दे सकते हैं, प्रॉपर लिम्ब पोजीशनिंग हम करा सकते हैं, जो भी उस फ्रैक्चर के लिए सूटेबल होती है वो वाली पोजीशन पेशेंट को दीजिए, प्रॉपर लिम्ब पोजीशनिंग कराइए। सपोर्ट दे सकते हैं पिलो यूज करके, जिससे जो उसका पेन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। बाकी तो मेडिसिन देनी होती है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स वो दवाइयां होती हैं जो क्या करती हैं, पेन कम करने का काम करती है। कौन कौन सी हो सकती है, डिक्लोफेनिक सोडियम हो सकती है, ट्रामाडोल हो सकती है, एसिटामिनोफेन, पीसीएम हो सकती है। तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये क्या होती है, एनाल्जेसिक्स होती है। हमारा पहला जो नर्सिंग डायग्नोज है वो क्या था, पेन रिलेटेड टू इंजरी, और उसके लिए हमने ये 3 कुछ नर्सिंग मेजर्स किए हैं मेनली। सेकेंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, बताओ सेकंड क्या था, स्वेलिंग था, सर्कुलेशन था, किसके बेस पे रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो हमारा रहेगा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जरी और कास्ट एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, मरीज को फिजिकली इमोबाइल रहने के लिए बोलते हैं। जैसे उसके जिस भी पोर्शन पे कास्ट लगा हुआ है वो लगा ही क्यों है, इसलिए लगा है कि उस पोर्शन की मूवमेंट्स ना हो और जो बोन है वो हील जल्दी हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे कि कास्ट क्लीन एंड ड्राई। जो कास्ट है उसको क्लीन और ड्राई रखेंगे, किसी भी तरीके का स्किन टियर नहीं होने देंगे। चेक टाइटनेस, कास्ट की टाइटनेस के लिए देखेंगे
अगर ज्यादा टाइट है तो भी उसके अंदर एयर पास ही नहीं हो पाएगी, एयर पास नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, स्किन के गलने के या टूटने के, इंटीग्रिटी खराब होने के भी चांसेस रहेंगे। और बीच बीच में हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमने कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व फॉर एनी स्वेलिंग और डिस्कलरेशन। इसके लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसका जो पार्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी स्वेलिंग डिस्कलरेशन हो तो नहीं रखी है उसको। अगर ये हो रखी है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे इन चीजों के लिए। वो अपना कास्ट को दोबारा हटा के अप्लाई करके फिर देखेंगे, ठीक है। देन आता है इसमें रिस्क फॉर इन्फेक्शन। थर्ड जो डायग्नोज होगा हमारा वो क्या रहेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। इन्फेक्शन के रिस्क के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे। अगर ओपन वुंड है या फिर उसकी सर्जरी हो रखी है तो हमें स्टिचेस की केयर भी करनी होती है, तो वहां पर सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम फीवर भी चेक करते हैं पेशेंट का, फीवर चेक एवरी 6 आवर्ली फीवर भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी टाइप का वुंड इन्फेक्शन होगा या बोन इन्फेक्शन होगा तो जो मरीज है उसको क्या हो जाएगा, फीवर आना शुरू हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें हम, और तो वही है जैसे उसमें पेन किलर दिए थे, इसके अंदर क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देंगे। देन लास्ट इसमें आता है न्यूरोवस्कुलर इम्पेयरमेंट, सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आएंगे। न्यूरोवस्कुलर इम्पेयरमेंट, न्यूरोवस्कुलर इम्पेयरमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, चेक पल्स एंड टेम्परेचर ऑफ द पार्ट। उस पार्ट के डिस्टल जो भी पल्स है उसे हम चेक करेंगे और उस पार्ट का टेम्परेचर चेक करेंगे कि कैसा है। उसके बाद चेक इन बिटवीन मूवमेंट्स, हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, पूरा हाथ या पैर तो हम नहीं हिला सकते, पर जैसे मान लो फ्रैक्चर है तो हम इन उंगलियों को हिलवा के देखेंगे कि उंगलियां चला के दिखाओ अपनी। उससे क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल सही है और किसी भी तरीके से ब्लड सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं आया या फिर नर्व सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं आया। तो इस तरीके से उनकी इन बिटवीन मूवमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। डिस्कलरेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि अगर वो जो लिम्ब है वो साइनोज्ड हो रहा है तो भी हम देखेंगे, ब्लूनेस है उसे हम बताएंगे डॉक्टर को कि ये साइनोज्ड है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई वहां पर इंटरप्ट हो रही है, क्लियर है। देन फिफ्थ इसमें आता है न्यूट्रिशन, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट मरीज को देंगे जिससे कि जो उसकी हीलिंग है वो बड़े अच्छे से हो जाए। अगर पनीर वगैरह आता है पेशेंट जो है उसकी डाइट में मिल्क थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करा देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैल्शियम बड़ा होता है। अगर मरीज एग वैग खा सकता है तो उसकी डाइट में हम एग वगैरह इंक्लूड करवाएंगे जिससे कि जो हीलिंग है वो प्रमोट हो जाएगी। और लास्ट में हम देते हैं इसमें हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब होगा, क्या क्या देंगे हेल्थ एजुकेशन में, हम कास्ट केयर के बारे में समझाएंगे, वुंड केयर के बारे में समझाएंगे, अगर स्किलिंग वगैरह बड़े अच्छे से बताएंगे कि उसको पनीर वगैरह आता है कैसे जो है उसकी डाइट में मिल्क थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करा देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैल्शियम बड़ा होता है। अगर मरीज एग ये खा सकता है तो उसकी डाइट में हम एग वगैरह इंक्लूड फेस करो, जो हीलिंग है वो लगे, फील करो कि मुझे ये हो रहा है तो इमीडिएटली सीक मेडिकल हेल्प, अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझाएंगे और एक होते हैं जैसे कि जो उसकी अगर स्किलिंग वगैरह बड़े अच्छे से बताएंगे कि उसको डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैल्शियम बड़ा हो सकती है,
अच्छा कैटाबॉलिज्म अगर फ्रैक्चर के बाद की करेंगे अगर आप वगैरह सांस लेने में या हीलिंग है मतलब कि ठीक और वो हमें लाल होता है अगर सांस लेने में सीख मेडिकल हेल्थ हॉस्पिटल को दिखा दिया। इसका मतलब है कोई ना कोई फैट का एनोमली बन गया है अलग होते हैं ये ट्रैवल कर रहा है हमारे सर्कुलेटरी के बारे में हो सकता है वो कहीं पर भी जाकर मेजर आर्टरी वगैरह में लग जाए हीट में और स्टीम में बड़े बड़े रिडक्शन भी हो सकता है न्यूरोवस्कुलर अच्छा कैटाबॉलिज्म फ्रैक्चर के बाद की करेंगे हो सकता है वो कहीं पर भी जाकर न्यूरोवस्कुलर अच्छा कैटाबॉलिज्म के बाद ठीक है एज ए नर्स हमारी क्या जाकर वो मीडिया हमारी केयर करता है अच्छा हीलिंग जो है उससे बड़ा एज ए नर्स हमारी क्या जाकर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो लाइफ टाइम तक रहता है वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो हमारा रोल सिर्फ इतना ही रहता है कि पेशेंट को कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो पाए। ठीक है, इसी के साथ हम अपना फ्रैक्चर का टॉपिक आज खत्म करते हैं। हम मिलते रहेंगे हर रोज हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स के साथ। उसके बाद हम जो अगला सिस्टम शुरू कराएंगे उसके डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। टिल देन स्टे लर्निंग, स्टे अपडेटिंग। ओके, थैंक यू।